Hello students, good morning to each and every one of you. I hope you all are doing good and enjoying your days at your home. So this is Jason with you, and today we are back with our another chapter in social and political life. So class 8, this is our third chapter. So the name of the chapter is Understanding Laws. So in this chapter we will study about that all the citizens of India are equal before the law, as well as we will study or we will learn how laws are proposed, discussed and laws are passed. So let's get started. So our first point is, how did the rule of law come to be established in India? The concept of rule of law is that the state is governed not by the ruler or the nominated representative of the people, but by the law. A country that enshrines the rule of law would be one wherein the grundnorm of the country, or the basic and core law from which all other law derives. Its authority is the supreme authority of the state. The monarch or the representative of the republic are governed by the laws that is derived out of the grundnorm, and their powers are limited by the law. The king is not by the law, but the law is the king. Here it is said कि जो इंडिया में किस तरह से लॉ जो है वो एस्टैब्लिश हुआ. सो बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि हमारे जब अंग्रेज शासन था, अंग्रेजों का जब ज़माना था, उस समय से ही क्या बोलते हैं हमारे रूल्स वगैरह चलते आए हैं. उन्होंने ही रूल्स को एस्टैब्लिश किया है. तो यही चीज़ यहाँ पे भी हमारे बता रखा है. अब ये पूछ रहा है हाउ आर न्यू लॉज मेड, किस तरह से नए जो लॉ होते हैं वो बनते हैं. द लॉ ऑफ इंडिया आर मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री एंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स एज वेल एज बाय देयर लोकल म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स. अब जो लॉज जो होते हैं वो बनते हैं मेन इंडियन यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से. वो लॉज पास करते हैं, पास वो लोग नहीं करते, वो लोग लॉ बनाते हैं. किसके लिए? पूरे देश के लिए बनाते हैं और अपने शहरों के लिए. छोटे छोटे जो शहर होते हैं ना, जैसे राजस्थान, यूपी, पंजाब, ऐसे स्टेट्स के लिए एक एक लॉज जो है वो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है. द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडिया फॉर द यूनियन गवर्नमेंट रिक्वायर्स दैट प्रपोज्ड बिल पास थ्रू टू लेजिस्लेटिव हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द लोकसभा एंड द राज्यसभा. तो ये जो यूनियन गवर्नमेंट है, लॉ या फिर जो बिल है, बिल बनाती है कि इस तरह का एक नियम होना चाहिए. और ये नियम कब पास होता है या फिर ये बिल कब पास होता है? जब हमारी दो पार्लियामेंट हाउसेज, दैट इज राज्यसभा और जो लोकसभा है, मेन जो है वो हमारी लोकसभा है, दूसरी क्या है? राज्यसभा. जब ये दो हाउसेज में से जो बिल होते हैं वो जब पास हो जाते हैं, उसके बाद ही ये जो बिल है या फिर ये जो लॉ है वो बनता है. द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉर स्टेट विथ bicameral legislature requires that proposed bill be passed at least in the lower house or the Vidhan Sabha and not mandatory to be passed in the upper house or the Vidhan Parishad. For states with unicameral legislature, unicameral legislature का मतलब होता है जिसका सिंगल लेजिस्लेचर है. Laws and bills need to be passed only in the states Vidhan Sabha, for they don't have a Vidhan परिषद. ये जो हाउसेज हैं, लोअर सभा जो होती है, जैसे हमारी लोअर सभा और अपर सभा है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा है, इनमें दोनों में पास होना जरूरी होता है वैसे तो. लेकिन अगर जो बाइकैमेरल लेजिस्लेचर है, यहाँ पे जहाँ पे एक लेजिस्लेचर से ज़्यादा है, वहाँ पे एटलीस्ट लोअर हाउस या फिर विधानसभा में वो जो बिल है वो पास होना ज़रूरी है. और जहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है वहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे, किस में पास होना चाहिए? विधान परिषद में पास होना ज़रूरी है. अब देखिए हम इसमें लॉस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे अभी अगला जो लॉ जो वुमेन्स के लिए जो बनाया है वो पढ़ेंगे. सो उससे पहले हम वायलेंस की, वुमेन्स के लिए लॉ क्यों बनाया है या फिर वुमेन्स की सेफ्टी के लिए लॉ बनाने का क्या रीज़न था वो हम यहाँ पढ़ेंगे. जेंडर बेस्ड वायलेंस, violence against women and girls in India is widespread.
Despite some progressive legislature measures in recent years brought about due to pressure from women's right movement, the media and the public campaign, many women continue to experience discrimination and violence in their everyday lives. इसमें ये बताया गया है कि जो वुमेन्स का जो लॉ बना है वो इस वजह से बनाया गया है क्योंकि जो क्या बोलते हैं वुमेन राइट्स जो है या फिर जो मीडिया है या फिर जो अलग अलग लोगों ने कैंपेन चलाया है उनकी वजह से वुमेन्स राइट मिला बना है और चला है। अब बेसिकली एक तरह से देखिए तो वुमेन्स के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, वुमेन्स को पूरे राइट नहीं मिल रहे थे, इसी के बेस पे काफ़ी सारे प्रतिशोध हुए, लोगों ने जुलसा निकाला, जुलूस निकाला, हंगामे किए, स्ट्राइक किया, ठीक है। इस तरह से जब वुमेन्स के अगेंस्ट में केसेस हो रहे थे, लोग उनको नहीं मानते थे, तो उसके बाद से ही सरकार को भी क्या करना पड़ा, वुमेन्स के लिए अलग अलग लॉस, अलग अलग नियम है ना, वो सब बनाने पड़ गए। नेक्स्ट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस टेक्स प्लेस इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेयर्स. It is often underreported as a result of systematic and social barriers and formal mechanism to address it remain effective. अब जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है वो आपके पब्लिक प्लेसेस में भी और प्राइवेट प्लेसेस में भी होता है, ठीक है। इसको कोई एक जगह नहीं है कि अगर ऐसी जगह है तो वहाँ पे ही वायलेंस होगा या फिर पब्लिक प्लेस में यानी जो सब लोग जो एरिया है वहीं पे वायलेंस होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वुमेन्स के अगेंस्ट में जो वायलेंस होते हैं वो सड़कों पे भी होते हैं, घरों के इवन घरों के अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पे वुमेन्स के खिलाफ वायलेंस नहीं हो रहा था, हर जगह वायलेंस हो रहा था। और इसी की रीज़न से और इनके जो कैंपेन्स हुए या फिर जो हड़ताल करना हुआ वो और ज़्यादा मजबूत होता गया और सरकार उसके लिए बनाने के लिए राजी हुई। वुमेन फ्रॉम दलित, आदिवासी एंड अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आर डिसअप्रोप्रिएटेडली अफेक्टेड बाय सेक्सुअल वायलेंस. Their marginalization also narrows their avenue to access जस्टिस. अब जो दलित वुमेन है या फिर जो आदिवासी वुमेन है उनको या छोटी जात के जो लोग हैं ऐसे बोल बोल के उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया और सेक्सुअली असॉल्ट भी हुआ और इस वजह से भी क्या बोलते हैं ये लोग ज़्यादा और ज़्यादा क्या बोलते हैं वुमेन जो है वो अपने लिए हक का मांग करने लगी और इसी वजह से सरकार ने भी क्या बोलते हैं अपने जो लॉज हैं वो वुमेन्स के लिए बनाए. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लीगल राइट्स टू वुमेन इन इंडिया, कौन कौन से राइट्स हैं वुमेन के लिए. वेरियस लेजिस्लेशन इन इंडिया रिलेटेड टू वुमेन्स राइट. हियर द प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस. अब डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या होता है, जो घरों में जैसे मारपीट होती है ना, शराब पी के आदमी आके अपनी वाइफ को मारता है, ये सब, इसके खिलाफ भी वुमेन जो है वो अपनी आवाज़ उठा सकती हैं और ये एक्ट बना था 2005 में. अगला आता है डावरी प्रोहिबिशन, यानी जो आई होप आप लोगों को डावरी का मतलब समझ में आता होगा, जो क्या देते हैं शादी के टाइम पे, कन्यादान. कन्यादान तो नहीं बोलेंगे हम उसको, आई डोंट रिमेंबर द प्रॉपर हिंदी वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डावरी. आई होप ऑल ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड, और आप लोगों को मेरे अभी वो वर्ड नहीं आ रहा है मुझे. नेक्स्ट इज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन. इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन यानी जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो लड़कियां होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह बेहोश करके ले जाया जाता है, उसे हम बोलते हैं इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन, गलत गलत कामों के लिए. डावरी का मतलब होता है दहेज, दहेज की रोकथाम के लिए जो प्रोविजन बनाया हुआ है. नेक्स्ट इज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑन डिवोर्स. अब मुस्लिम वुमेन्स में क्या होता है कि 3 बार बोलते हैं तलाक 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 तो तलाक हो जाता है, तो इस तरह से वो वुमेन की जो लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है. तो उससे भी लड़ने के लिए, उससे भी बचने के लिए वुमेन्स के लिए भी, मुस्लिम वुमेन्स के लिए भी राइट बनाया है. नाउ द इनडिसेंट प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट इन 1986. अब वुमेन्स के खिलाफ अगर कोई भी गलत हरकतें करता है या फिर गलत काम करता है उसके खिलाफ भी एक एक्ट बनाया हुआ है. द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट. अब पहले क्या होता था, सती के बारे में आप लोगों को पता है कि हस्बैंड मर गया तो वुमेन भी क्या हो जाती थी, आग में बैठ जाती थी और सती हो जाती थी. तो उस चीज़ के भी प्रिवेंशन के लिए नहीं, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से वुमेन्स को भी जीने का हक है, इस तरह का एक्ट भारत में है. हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वो भी हिंदू बेसिस पे है. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेसेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है. जैसे कामकाजी जो महिलाएं होती हैं, कामकाजी जो लेडीज़ होती हैं, वो
क्या है, अपने वर्क प्लेस में भी अपील कर सकती हैं अगर उनको कोई छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, गलत जगहों पे हाथ लगा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अपना प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स इन वर्क प्लेसेस भी होता है। अगला है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। अब जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है यानी उसमें उनको फ़ायदा मिलता है। बेनिफिट एक्ट में क्या होता है, फ़ायदा मिलना। मैटरनिटी का मतलब होता है जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें सरकार की तरफ से भी उनके लिए राइट्स प्रोवाइडेड है। द नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अब नेशनल कमीशन वुमेन फॉर क्या है, ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे वुमेन्स के लिए हेल्प की जाती है और वुमेन्स जो बहुत ज़्यादा परेशान है, मुश्किल में है, वो इन कमीशन की हेल्प क्या कर सकती हैं, ले सकती हैं। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW इज द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, generally concerned with the advising the government on all policies matters affecting women। यानी ये कमीशन क्या करता है, सरकार से वुमेन्स के लिए बात करता है, वुमेन्स के लिए एक एक राइट्स की मांग रखता है कि वुमेन्स के साथ ऐसा हो रहा है तो हमें ये वाला नियम चालू करना है। जैसे अगर आप लोगों ने छपाक जो नामक मूवी है अगर वो देखी है, उसमें वुमेन्स एक्ट में क्या किया था, जो एसिड है उसकी खुली बिक्री, उसके लिए सरकार से अपील करी थी वुमेन्स एक्ट ने। तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 31 जनवरी 1992। ये जो वुमेन्स कमीशन है वो कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ था, वो हुआ था हमारे ईयर 1992 ऑन द मंथ ऑफ जनवरी ऑन 31st अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है ये। As defined in the 1990 National Commission for Women's Act, the first head of the National Committee was जयंती पटनायक। कौन थी जो इनकी फर्स्ट कमीशन हेड थी, वो थी जयंती पटनायक। उसके बाद एज ऑफ 30 नवंबर इन 2008 रेखा शर्मा इज द चेयरपर्सन। जब 2018 की बात करें तो लास्ट में उनकी कौन चेयरपर्सन है, रेखा शर्मा। हियर दिस इज द सिंबल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये हमारा लोगो है। वुमेन का जो एसोसिएशन है NCW, उसका ये लोगो है, अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ अ लॉ इज नॉट फेवर्ड बाय द पीपल। क्या होता है अगर कोई लॉ जो होता है वो लोगों के द्वारा नहीं माना जाता। सो ये तो पता है आप लोगों को, अगर आप नियम तोड़ते हो तो आपको नुकसान होता है। ऑब्वियसली क्या किस तरह से नुकसान होता है, आपकी जेब भारी पड़ जाती है, यानी कमीशन फाइन देना पड़ जाता है या फिर जेल भी सर्व करना पड़ जाता है। फॉर मोस्ट पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकिंग द लॉ इज रिस्की बिजनेस। व्हेन इंडिविजुअल्स वायलेट द लॉ दे फेस प्रिजन, फाइन, injection, damages and any number of other unpleasant consequences. But although law breaking is ordinary fraught with risk, it is not clear whether this generalization applies to the public officials. So कहने का मतलब ये है कि हम जब भी लॉ ब्रेक करते हैं या लॉ तोड़ते हैं तो हमें फाइन हो सकती है, जेल हो सकती है और भी काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज, यानी दोनों जेल भी सर्व करनी पड़ेगी, पैसे भी देने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। So that is all